गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र है इसको समझेंगे। देखते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है। तो देखें, जो हमारा शरीर है उसमें वायु को बाहर निकालने और ले जाने के लिए एक तंत्र विकसित होता है। तो वो तंत्र किससे? श्वसन अंगों से मिलकर बना होता है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? सीधी कह सकते हैं, ऐसे अंग जो श्वसन में सहायक होते हैं उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। समझिए, हम एक फिर से समझ लें। ऐसे अंग जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें श्वसन अंग कहते हैं तथा श्वसन अंगों के सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। समझ गए होंगे क्या है? फिर से एक बार समझें कि ऐसे अंग जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें श्वसनांग कहते हैं और श्वसन अंगों के सम्मिलित समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब जो श्वसन अंग है ये होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ये हैं, नीचे लिखे हैं, तो इनको हमें समझना है क्या हो। तो ये है बाह्य नासा द्वार, एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल नरेस। अब बाह्य नासा मार्ग क्या है? तो हमें देखें, जो होंठ होते हैं होंठों के ऊपर दो जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नासा द्वार कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। होंठों ऊपर जो होंठ है, ऊपरी होंठ के ऊपर जो नासा जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नासा द्वार कहते हैं। आगे नासा मार्ग या नासा गुहा। तो नासा मार्ग या नासा गुहा क्या होते हैं इसको भी समझेंगे। ये भी अंग है। तो क्या है? नासा मार्ग जो नासा द्वार है वो किस में खुलते हैं? नासा मार्गों में खुलते हैं। समझ गए होंगे। नासा द्वार किस में खुलते हैं? नासा मार्ग में खुलते हैं या नासा गुहा है। तो नासा छिद्र क्या होते हैं? पीछे नासा छिद्र या नासा द्वार पीछे की ओर किसमें? नासा मार्गों में खुलते हैं। और नासा मार्ग क्या होती है? दो एक जोड़ी होते हैं या दो होते हैं जिनको जो बीच में एक पट होती है वो क्या करती है? इन दोनों को बांटने का कार्य करती है। नासा मार्गों को बांटने का कार्य करती है। और इसी मार्ग में क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। और इसी मार्ग में क्या होती हैं? जो म्यूकस ग्रंथियां होती हैं, श्लेष ग्रंथियां होती हैं, वो भी इसी मार्ग या इसमें गुहा में पाई जाती हैं। और क्यों पाए जाते हैं ये भी समझ लें। देखिए, तो रोम भी पाए जाते हैं और ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो इसलिए पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कहते हैं कि मुख की अपेक्षा जो नाक है उससे श्वसन की क्रिया करना अधिक उपयोगी होती है मुख की अपेक्षा। तो मुख की अपेक्षा नाक से श्वसन करना क्यों उपयोगी होता है? यही इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि नाक में बाल और म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे हम जब गैस को अंदर ले जाते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हैं, बैक्टीरिया हैं आदि क्या होती हैं? बालों में चिपक जाती हैं और म्यूकस में चिपक जाती हैं, जिससे वायु क्या होती है? वायु की शुद्ध हो जाती है और शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में जाती है, जिससे फेफड़ क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। इसमें कार्बन आर्गन या संक्रमण का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि म्यूकस में ही और रूमों में जो बैक्टीरिया हानिकारक है या धूल के कारण वो उन्हीं में फंस जाते हैं। और एक बात और होती है, जो नासा मार्ग होता है वो कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है? क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा इसलिए होता है क्योंकि वायु जो होती है, देखिए, गर्मियों में कैसी होती है? गर्म होती है। सर्दियों में कैसी होती है? ठंडी होती है। तो फेफड़ों को कैसी वायु चाहिए? समान ताप चाहिए, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा हो ठंडी हो वायु। तो जो नासा मार्ग है, नासा गुहा है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग जो होता है वो वायु को शरीर के या फेफड़ों के अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए इसका मार्ग भी क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि वायु को शरीर के टेम्परेचर के अनुसार या फेफड़ों के टेम्परेचर के अनुसार कर लेते हैं। गर्म को थोड़ी घटा करके फेफड़ों की और ठंडी है तो उसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाती है।
अब जो नासा मार्ग है, नासा गुहा है, आगे चल के किसमें है, ग्रसनी में खुलते हैं। और ग्रसनी क्या है, ग्रसनी जो है ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का संधि स्थल कहलाती है। क्या कहलाती है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का क्या है, ग्रसनी संधि स्थल है। क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिली हुई है, एक समान एक मार्ग है। अब ये क्या होती है, एक छोटी सी संरचना है जो कितनी होती है, जो लगभग में 25 सेंटीमीटर के समथिंग लंबाई में होती है, ये हो जाती है। अब आगे कंठ, कंठ क्या होता है, ग्रसनी के बाद आपकी कंठ आ जाता है। तो कंठ क्या है, वायु जो श्वास नली है, श्वास नली के ऊपरी भाग पर क्या होते हैं, ऊपरी भाग पर उपास्थीमय एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। इसकी बनी होती है, उपास्थियों की बनी होती है। और इसी को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि उपास्थियां होती हैं तो आपस में उनमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के कारण ही हम ध्वनि उत्पादन करते हैं, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं या ध्वनि बॉक्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है कंठ। और कंठ के बाद आ जाती है श्वास नली। तो श्वास नली क्या होती है, ये जो ग्रसनी से और कंठ जो है एक छोटी सी संरचना होती है, उसमें ग्रसनी, तो जो श्वास नली है, श्वास नली ग्रसनी से या कंठ से प्रारंभ होकर के प्रारंभ होती है और कहा जाती है वक्ष गुहा। ठीक है, हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में कितनी गुहा होती है, 3 गुहा होती है, वक्ष गुहा, उदर गुहा और श्रोणी गुहा। तो ये कहां पर जाती है, वक्ष गुहा में जाती है। और वक्ष गुहा में जाने के बाद क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है या 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो ये आपकी क्या है, ये श्वास नली है, श्वास नली के आगे 2 बढ़ करके श्वसनियों में 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है और श्वसनियां किस में जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। तो और ये क्या होती है, पाइप के समान। देखिए नली लगा है तो नली मतलब पाइप के समान होती है। और पाइप के समान होने के कारण ये क्या है, इसमें ये क्या पाया जाता है, सी के आकार के छल्ले दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें सी के आकार के छल्ले श्वास नली में पाए जाते हैं। तो ये क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो नली है ये आपस में क्या ना हो, चिपक ना पाए, इसलिए छल्ले होते हैं तो उसको आपस में चिपकने नहीं देते हैं। तो ये आकार होता है, सी के आकार के जो छल्ले पाए जाते हैं तो वो श्वास नली में होते हैं, इससे श्वास नली चिपकती नहीं है। इसी से होकर के श्वास क्या होती है, ग्रसनी से जो है साउंड बॉक्स में आती है, साउंड बॉक्स से आपकी सीधे वायुनाल में, वायुनाल 2 भागों में बटी है आपकी, 2 श्वसनियों में, और 2 श्वसनियां आपस में जाकर के इसमें अंदर जाकर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। फेफड़ों में जाने के बाद श्वसनियां होती हैं जो श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। श्वसनिकाएं होती हैं आगे जाकर के कूपकाएं होती हैं, जो अंतिम इकाई है, फेफड़ों की अंतिम इकाई क्या होती है, कूपकाएं होती हैं, एल्वुलाई होती हैं, तो उनमें जाती हैं वायुकोश। तो इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, ये वायुनाल अंत में क्या होती है, कूपकाओं में समाप्त होती है। और ये वृक्ष के समान जो आपको अंदर हमने इतना अगर काट के देखा फेफड़े को, तो ये क्या है, जो श्वास नली है, आगे जो श्वसनियां हैं बढ़ गई थी, फिर श्वसनिकाओं में बढ़ जाएगी, श्वसनिकाएं आपस में जाकर के कूपकाओं में होंगी। तो इस प्रकार से वृक्ष के समान जो डालें होती हैं उसकी उसी प्रकार से बढ़ती चली जाती हैं और बहुत सारी शाखाएं बढ़ती हैं, अंत में कूपकाओं में खुलती है। अगला है फेफड़ा। तो फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े जो होते हैं गुलाबी रंग के 2 जोड़ी होते हैं और वक्ष गुहा में दोनों लंग्स के दोनों ओर दाएं और बाएं क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्या है, फेफड़े जो हैं कैसे होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, जैसे स्पंज होता है उसी के समान होते हैं। और जो लंग्स होता है, जो लंग्स है वो किसके, हृदय के बीच में स्थित होता है। तो हृदय के दाएं बाएं दोनों ओर क्या होते हैं, एक लंग्स स्थित होता है दाएं बाएं। तो जो दाएं बाएं होते हैं, तो दायां जो है उसके 3 भाग हो जाते हैं, बाएं के जो एक लाइन है इनको बांटते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, फेफड़े हैं जो इनमें क्या होती है, श्वसन का कार्य करते हैं। इन्हीं में जो रुधिर होता है शुद्ध होता है, क्योंकि कूपकाओं के ऊपर बहुत सारी केशिका नलियां होती हैं, तो उन्हीं के द्वारा क्या हो जाता है, रुधिर शुद्ध होता है। तो फेफड़े समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में क्या है, तंतुपट।
तंतुपट क्या है, श्वसनांग का ही भाग है। क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, जब हम जैसे कि ये श्वसन में सहायक है और ये जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को बांटने का भी तंतुपट कार्य करता है। जब हम श्वसन को लेते हैं तो तंतुपट नीचे की ओर खिंचता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है, और तंतुपट जब ऊपर जाता है तो वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से तंतुपट श्वसन की क्रिया में भी सहायक है। तो तंतुपट क्या होता है, एक संरचना है जो क्या करती है, वक्ष गुहा और उदर गुहा को बांटती है और फेफड़ों के नीचे पाई जाती है, जो क्या करती है, इसमें सहायक होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट समझेंगे इसकी जो पद होती है उनको। धन्यवाद।